Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इनको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैं इसमें से ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। द फर्स्ट वन इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक बात ध्यान में रखना, जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, टी स्टैंड फॉर ट्रांजिशन मेटल्स, और मेरा ज्यादातर जो फोकस है ना वो 3D एलिमेंट्स पे होगा। 3D एलिमेंट्स जिन्हें हमने आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा, उन पे। तो ट्रांजिशन मेटल्स दे आर हार्ड टफ lustrous, they have the shiny surface, malleable, can be converted into sheets, ductile, can be chained into wires. मैंने हर एक लफ्ज बोलता गया और उसके मानी बताता गया। All these are the properties of transition metals. Similarly, transition metals have high melting point, boiling point. They have high tensile strength. They have high thermal and electrical conductivities. इसका मतलब है ये सारी बातें किसकी तरफ इशारा करती है? ये सारी बातें इशारा करती है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बाइंडिंग, केमिकल बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बाइंडिंग की तरफ इशारा करता हूं। स्ट्रॉन्ग केमिकल बाइंडिंग, इसमें जो केमिकल बाइंडिंग है ना ट्रांजिशन मेटल्स में, हम उसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसका मतलब हुआ कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की वजह से इनकी ये तमाम प्रॉपर्टीज, इसको हम स्टडी करते हैं। अब ये जो मेटेलिक बॉन्ड है इसका ताल्लुक किससे होता है? मेटेलिक बॉन्ड का ताल्लुक होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका ताल्लुक हुआ, मैं उसको बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कह देता हूं, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जितने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और अब एक और बात भी ज़हन में बिठाओ ना कि ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनमें ns में मौजूद इलेक्ट्रॉन, ns में ये s ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ n-1 जो d ऑर्बिटल्स हैं इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, ये ऑल दीज इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है डी ऑर्बिटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एस में इलेक्ट्रॉन है, और ये तमाम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। चूंकि अब लार्ज नंबर ऑफ, मैं लार्ज ही कह रहा हूं ना, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, हम इसको 3, 4, 5 को लार्ज ही कहेंगे। तो अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट in metallic bond, so we observe strong metallic bond in transition metals. That is why they are hard, that is why they are tough, that is why they have high melting and boiling point. एक बहुत खूबसूरत, ये मैं आपके साथ ना एक ग्राफ शेयर कर रहा हूं। इसमें मैं मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करूंगा। मैं इसमें 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज तीनों का जिक्र कर रहा हूं। पहले ना 3D सीरीज, अगर आप इसमें देखोगे स्कैंडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम, टाइटेनियम का ज्यादा, वैनेडियम का उससे ज्यादा, क्रोमियम का थोड़ा सा ज्यादा। इसका मतलब है जब हम स्कैंडियम से, ये मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, कल मैंने लास्ट लेक्चर में भी शक्ति वी कर मेनू फीको नहीं, मैं उसमें बात कर रहा हूं। तो जब हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और ये अप टू क्रोमियम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। अच्छा, उसके बाद देखो मैंगनीज में बहुत कम हो गया, आयरन में बढ़ गया। आयरन, कोबाल्ट, निकल। आज एक लफ्ज आपने याद करना है, फीकोनी। ये जो फीकोनी है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन बराबर है, और उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, और वो निकल से आप कॉपर में गए, कम हो गया, और सबसे कम जो है 3D सीरीज में, दैट इज ऑफ सिंक। अब ना यहां कई बातें, मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ा,
ये मैंगनीज ने इरेगुलरिटी क्यों शो की? ये मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, इसमें मैंगनीज इरेगुलर बिहेवियर शो कर रहा है। अब हालांकि मैंगनीज में नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके बावजूद इसका हम मान इसको समझेंगे। इसी तरह अगर आप 4D सीरीज में जाएं तो जो बिहेवियर मैंगनीज ने शो किया वो टेक्नीशियम शो कर रहा है। अच्छा 5D सीरीज, एक तो बात बड़ी क्लियर है ना कि 3D सीरीज की निस्बत 4D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, 4D सीरीज की निस्बत 5D सीरीज का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है। और तमाम d ऑर्बिटल एलिमेंट्स में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, और टंगस्टन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3410 डिग्री सेंटीग्रेड है, सबसे ज्यादा है। अच्छा अब मेरा जो नुकता है वो सिर्फ एक ही है, और वो है कि ये जो मैंगनीज खास तौर पर जो मैंगनीज है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? रीजन क्यों? वाई लो मेल्टिंग पॉइंट, वाई लो बॉइलिंग पॉइंट? रीजन क्या है? अगर आप आम बुक्स में देखोगे ना तो रीजन बहुत सिंपल से लिखी हुई है। वो रीजन कहते हैं जनाब कि जो मैंगनीज है ना इसका जो मेटालिक स्ट्रक्चर है ना, मेटालिक स्ट्रक्चर जो है ना उसकी वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है। मैं कहता हूं नहीं ऐसी बात नहीं है। मेटालिक स्ट्रक्चर के साथ साथ एक और बहुत अहम नुकता है, जरा समझने की कोशिश कर, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपने समझने की कोशिश करनी है। जब हमने मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी ना तो मैंगनीज का जो d ऑर्बिटल था ना, d ऑर्बिटल्स, उसमें अगर आप देखोगे ना तो इसके D5 थे। मैंगनीज में हमने D5 ऑब्जर्व किया था, D5। तो ये मैंगनीज, तो DXY, DYG, DZX और DX² -5, मैं दोबारा बार नहीं ऊपर लिखूंगा। और मैंगनीज में इसमें एक, इसमें एक, इसमें भी एक, और इसमें भी एक, और इसमें भी एक, इसे हम कहते हैं D5 हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मैं लफ्ज़ सिमेट्रिकल बोला है और फिर मैं दूसरा लफ्ज़ बोलता हूं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस वन इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। these 5 unpaired electron in d orbitals, these are strongly attracted by the nucleus। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आप मेटालिक बॉन्ड की डिफरेंट थीरीज को स्टडी करें तो मेटालिक बॉन्ड की एक थीरी आती है जिसे हम कहते हैं VBT। एक तो इलेक्ट्रॉन पोल थीरी है, एक VBT है, एक बॉन्ड। जो VBT है ना वो कहती है कि जितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो 5 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, सो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन की वजह से, अवेलेबल ना होने की वजह से मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, और मेटालिक बॉन्ड वीक होने की वजह से मैंगनीज अनएक्सपेक्टेडली लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है। अच्छा चलिए ये तो हो गया मैंगनीज की बात। व्हाट अबाउट द जिंक? जिंक का तो सबसे कम है और उससे पहले कॉपर है। ये तो इसका तो 3D सीरीज में लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो जिंक के बारे में आप क्या कहेंगे? वेरी सिंपल, जिंक में आपको पता है जिंक में D10 आ जाता है। D10 का मतलब है ये तमाम जो है ये पेड अप हो जाते हैं, और D10 का भी आपको पता है ना कि जब ये सारे के सारे पेड अप हो जाएंगे, पेड अप का मतलब है नो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर हाई एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, एक्स्ट्रा स्टेबल। और स्टेबिलिटी का ताल्लुक किससे होता है? इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। जब मैं कहता हूं ना एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ D10 तमाम d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, D10 हो गया, और एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है नाउ these electrons are strongly attracted by the nucleus, they are not available for delocalization। और जब delocalization नहीं होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो अकॉर्डिंग टू VBT जो हमें मेटालिक बॉन्ड के बारे में बताती है, तो फिर मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। और इसमें और एक और भी बात, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बहुत ज्यादा होती है ना, इस बात को भी नजर रखना है स्टूडेंट। ऑल दिस इज अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉन्डिंग। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेटालिक रेडियस, आई मीन एटॉमिक रेडियस, और फिर आप आयनिक रेडियस खुद खींचिएगा। मैं ना मेटालिक रेडियस की ये मैं ग्राफ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़े गौर से देखना है। इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे ना तो सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास 3D सीरीज है। स्कैंडियम, मेटालिक रेडियस, एटॉमिक कह लो, एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, टाइटेनियम बहुत कम,
वेनेडियम उससे कम, क्रोमियम उससे कम। अब नुक्ता जरा देखना है, और मैंगनीज उससे कम हो गया, मैंगनीज उससे कम। यानी मैंने कहा स्कैंडियम यहां तक मैं आपको ले आया, एटॉमिक रेडियस ज्यादा कम, उससे कम, उससे कम, उससे भी कम हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गया फीकोनी। फीकोनी, इन तीनों का एटॉमिक रेडियस तकरीबन बराबर है। और फिर उसके बाद कॉपर और जिंक, ये तो ज्यादा हो गया। अच्छा, इन सब की रीजन मैं दोबारा आपको ना, ये दोबारा इस ग्राफ को देखिएगा। ग्राफ में स्कैंडियम ज्यादा, टाइटेनियम कम, वैनेडियम उससे कम, क्रोमियम उससे कम, मैंगनीज। अब स्कैंडियम से मैंगनीज तक एटॉमिक, अब जब 3D में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, स्कैंडियम से मैंगनीज तक एटॉमिक रेडियस का साइज छोटा होता जाता। क्यों? वो कहते हैं वेरी सिंपल, जब आप स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ आते हैं तो हर कंसेक्टिव मेंबर में के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का इजाफा होता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैं न्यूक्लियर चार्ज नहीं कहूंगा, ये एफएससी नहीं है, ये एंटी टेस्ट है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ती है, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते हैं और साइज रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक हो गया। व्हाट अबाउट एट द एंड ऑफ कॉपर एंड जिंक, उसके बारे में क्या ख्याल है? वहां पे दो चीजें इंवॉल्व हैं। अच्छा, आपने सारे इस खेल में अगर आप देखें ना, सारे इस खेल में दो चीजें इंवॉल्व हैं। एक तो है, मैं शॉर्ट करके लिखूंगा, एक तो है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जब आप इनकी बात करते हैं ना, इनमें साइज ग्रेटली रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से ज्यादा है, और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से साइज रिड्यूस होता जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट कॉपर एंड जिंक, यहां पे साइज क्यों बढ़ रहा है? यहां पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आपको पता है ना कि कॉपर और जिंक D10 रखता है। D10 का मतलब है ऑल d ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन। D10 की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गई, मैं इसको उल्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी तो डेफिनेटली साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगी, साइज बढ़ता रहेगा। अब ना ये चीजें आपने जेल में रख दी है, और इसमें मैं दोबारा कहूंगा फीकोनी, इस पर मैं आज बड़ा जिक्र करूंगा। फीकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों का साइज तकरीबन बराबर है, तकरीबन बराबर है। और वो मेटल जिनका साइज बराबर होता है ना, वो अलॉय बनाते हैं, अलॉय फॉर्मेशन में इन्वॉल्व। स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एक बात ध्यान में रखना, हर सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करता है। जब किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा या वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स देता है। उस सब्सटेंस के उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब ये जो रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड है, मैं अल्फाज पे गौर कीजिएगा। मैंने कहा कि हर सब्सटेंस रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मीन रद्द अमल, रद्द अमल, रद्द अमल देता है when it is placed in magnetic field। मैग्नेटिक, मैं MF लिख रहा हूं, शॉर्ट करना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड। ये वजह है ड्यू टू द पेयरिंग एंड अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक आ गए पेड इलेक्ट्रॉन और दूसरा आ गया अनपेड इलेक्ट्रॉन। इनकी वजह से हर एक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो उसको रिस्पॉन्स देता है, यानी उसको अट्रैक्ट करता है या उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। अब दो तरह का बिहेवियर है, बिहेवियर डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। ये मैं समझाऊंगा, मैं इसका लॉजिक दूंगा, एक और लफ्ज हम समझेंगे और फिर हम एग्जाम्पल की तरफ चले जाएंगे, एंटीटेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा ना, पहले आ जाओ डायामैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, डाया का मतलब होता है रिपेल्ड अवे, मैं दूर धकेलना, दूर या परे या दूर, धकेलना, दूर या परे धकेलना, इसे कहते हैं रिपेल्ड अवे।
मैग्नेटिक या मैग्नेट आ गया। मैग्नेट को हम क्या कहते हैं? मकनातीस। मकनातीस। और जब भी लफ्ज इज्म आए ना, इज्म के मानी लिया करो फेनोमिनन। फेनोमिनन मतलब कुदरती मजहर, कुदरती मजहर जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसमें ह्यूमन, तो वो फिनोमिनन जिसमें कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। यानी ये मैं कहूंगा वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एक और वजह क्यों मैग्नेटिक फील्ड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं रीजन बताऊंगा अभी। तो वो सब्सटेंस जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड पे से पास करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। मसलन मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मेरे पास है वाटर, मेरे पास है NaCl, मेरे पास है MgSO4। अच्छा, मेरे पास है नाइट्रोजन इन लिक्विड स्टेट, मेरे पास है फ्लोरीन इन लिक्विड स्टेट। अच्छा, हम तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। मैंने तो एग्जांपल नॉन ट्रांजिशन के दे दिए, मैंने नॉर्मल एलिमेंट्स के, लैंड ट्रांजिशन के लिए एग्जांपल। हमारे पास ये स्कैंडियम 3+, हमारे पास टाइटेनियम 4+, हमारे पास कॉपर Cu1+, हमारे पास जिंक Zn2+ एंड मैनी मोर। ये जो मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी है ना, इन सब ऑक्सीडेशन स्टेट में, इन तीनों में देखोगे तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही कोई नहीं। D नॉट है इन दोनों में, D नॉट है। अगर इन दोनों में देखोगे तो D में 10 है। 10 का मतलब है ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी अगर D नहीं तो उससे पीछे जो भी S और P ऑर्बिटल है सारे पेयर्ड है। तो इन सब एग्जांपल में जो भी मैंने आपको दी है, इनमें तमाम के तमाम जो एटम हैं, उनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसमें तमाम ऑर्बिटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो जब ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। देन दैट इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वी मूव द पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरा का लफ्ज पैरम से आया। पैरम का मतलब होता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स, अट्रैक्ट करना। मैग्नेटिक वही और इज्म भी वही मीनिंग। मैग्नेटिक आ गया, मैग्नेट, और फिर इज्म का तो मैं आपको बता चुका हूं फिनोमिनन, यानी वो फिनोमिनन जिसमें कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। यानी दैट सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड when placed in the magnetic या when applied the magnetic field। वजह रीजन क्या है? रीजन इज द presence of one or more unpaired electron। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये है ना ऑर्बिटल, मैं यूं ऑर्बिटल को शो करता हूं। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम ऑर्बिटल को कहते हैं फील्ड ऑर्बिटल, इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज द साइन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे आर द साइन ऑफ डायमैग्नेटिज्म। अच्छा, इसके एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है। आप इसमें एग्जांपल में आ जाओ। मैं बात कर लेता हूं CuCl2, इसमें ये +2 फॉर्म में है। मैं बात कर लेता हूं Fe2+, मैं Fe3+ की बात, मैं Mn2+ की बात कर रहा हूं, मैं Mn4+ की बात करता हूं, एंड मैनी मोर। मैं कितने यहां पे लिखता जाऊं, मैं Cr2+ की बात करता हूं, एंड मैनी मोर। ये जितने भी मैंने आयंस लिखे, इन आयंस में अनपेयर्ड। आप ना O2 को आपने पढ़ा है, O2 ऑक्सीजन को,
ऑक्सीजन को बारे में हमने कहा था कि O2 ये लिक्विड स्टेट में, जब लिक्विड ऑक्सीजन को मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाता है ना, इट शो अ स्लाइट अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट पोल्स के साथ अट्रैक्शन शो करती है उस साइड। अच्छा, अब आओ, ये तो हो गया, ये तो सारी हम FSC को थोड़ा आगे पीछे करके असल काम की तरफ आओ। क्यों शो करता है ये सब्सटेंसेस मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन क्यों शो करते हैं और ये क्यों नहीं करते? वेरी सिंपल, ये मेरे पास ना एक एटम है, एटम के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दो तरह की मोशन शो करते हैं, जरा गौर से सुनना। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन एक तो ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। जब ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन करता है, रोटेट करता है। अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करने की वजह से इट हैज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब मेरे एक अल्फाज पे गौर करता हूं। इसका मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मैं इसी इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो है, इसको मैं बड़ा करके ला रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन यूं भी मूव करता है, न्यूक्लियस के गिर्द भी रिवॉल्व करता है, और ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करता है। बिल्कुल वैसे जैसे जमीन सूरज के गिर्द भी रिवॉल्व करती है एलिप्टिकल पाथ में, और अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करती है। तो अर्थ दो तरह की। अब ना दो किस्म का एंगुलर मोमेंटम है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, अपने गिर्द ये मैग्नेटिक। अब इस इलेक्ट्रॉन के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब क्या वो मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से होती है या स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से? एक्सपेरिमेंट बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, रिसर्च बताती है कि जो डी ब्लॉक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक में जो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट कह लो, तो जो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैं मैग्नेटिक मूवमेंट कहूंगा, ये लफ्ज मेरे लिए ये ले लेना। तो इसका, इस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, दैट इज अफेक्टिवली ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो जो न्यूक्लियस के गिर्द, उसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज्यादा अफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है द ऑल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ, मैं डी और डी ब्लॉक एलिमेंट कर रहा हूं, एफ ब्लॉक में नहीं, एफ में दोनों ही लार्जली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज ऑलमोस्ट एट्रीब्यूटेड टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसकी वजह से। अगली बड़ी खूबसूरत बात है, अगर किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो, एक ये है एक ये है, तो क्या कहते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, एक अगर क्लॉक, ये ऑर्बिटल है, ये जो मैंने सर्कल बना दिया, दिस इज एन ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट स्पिन के साथ। तो इसका मतलब है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। अब एक ही मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, दूसरे का साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। इसका मतलब है जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है। मैंने क्या कहा? जब किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हेन देयर आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो का मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर उसके साथ कोई अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करेगा। बट इफ यू हैव वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, अब आइदर इट विल मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा, नॉर्थ ऊपर ले लो, चलो साउथ नीचे ले लो। अब इसका मतलब है कि इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक मूवमेंट, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं अगर आप एक इलेक्ट्रॉन लोगे ना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, इसको हम बोहर मैग्नीटॉन में मेजर करते हैं। ये याद रखो ना, मैग्नेटिक मूवमेंट
इसको, इसका यूनिट क्या है? बॉहर, बॉहर मैग्नीटॉन, बीएम, बॉहर मैग्नीटॉन। और अगर इफ वी हैव ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, देन द वैल्यू ऑफ बॉहर मैग्नीटॉन इज कैलकुलेटेड वैल्यू इज 1.75 बॉहर मैग्नीटॉन। अगर एक अनपेड इधर आ गया, एक अनपेड एक और ऑर्बिटल में आ गया, नाउ यू हैव गॉट टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैल्यू दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर ये वैल्यू जो है ना, ये 2.76 बॉहर मैग्नीटॉन हो जाएगी। और अगर एक और ऑर्बिटल में एक और अनपेड आ गया, नाउ यू हैव 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब इसकी वैल्यू जो है वो 3.86 हो जाएगी। और अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो फिर इसकी वैल्यू 5.96। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है ना, उतना मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बढ़ती है। और जितनी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू बढ़ती है ना, उतना वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज्यादा रिस्पॉन्स शो करता है, ज्यादा रिस्पॉन्स शो करता है। अब ये कैसे मालूम करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए ज्यादा रिस्पॉन्स शो कर रहा है या कम शो कर रहा है? इसको आप एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं। और उसके लिए ना ये एक अपरेटस यूज करते हैं। इस अपरेटस को हम कहते हैं GOUY, गॉय बैलेंस। इस गॉय बैलेंस की मदद से आप किसी भी सब्सटेंस का प्रैक्टिकली मैग्नेटिक मूवमेंट मालूम करते हैं, डिटरमिन करते हैं। गॉय बैलेंस। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक लफ्ज आ गया, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैंने आज एक लफ्ज आपको बड़ा समझा रहा हूं, फीकोनी, फीकोनी, फीकोनी। इन तीनों को कहते हैं कि हम दीज आर फेरो मैग्नेटिक। क्या मतलब फेरो मैग्नेटिक? स्टूडेंट याद रखना, मैं 2 बातें करूंगा और यहां पे मैं खत्म करें। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है ना, फेरो मैग्नेटिज्म इज एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। क्या मतलब एक्सटेंसिव फॉर्म? फेरोमैग्नेटिज्म में क्या हम कहेंगे, द सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने 2 बातें करनी है। 2 सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली, ये मैंने यहां स्ट्रांगली नहीं लिखा, मैंने लिखा अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। When strongly attracted by magnetic field, that is ferromagnetic substance। एक और भी बात, जब आप मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर देते हैं तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये दोबारा न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर देते हैं, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर सस्टेन करता है, बरकरार रखता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस वन इज द एक्सटेंसिव एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। मैं कुछ एग्जांपल आपके गोश गुजार करता हूं। स्टूडेंट, अब हम ना कुछ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मेरे पास ये आयरन है। मैं इसको पहले एटॉमिक फॉर्म में लेता हूं। इसका एटॉमिक नंबर इज 26। 26 में 18 यहां अकोमोडेट हो गए, बाकी आपके पास 8, 2 यहां पे आ गए 4s में, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास बाकी रह गए 6। तो 1 2 3 4 5 6, दोबारा देख लो, 26 इसका एटॉमिक नंबर। अब 26 में से 18 यहां अकोमोडेट हो गए और बाकी आपके पास 8 रह गए। ये 18 2 ऐड करेंगे तो 20 और 6 और मिलाएंगे तो 8। अच्छा, 8 में से 2 ये हो गए, बाकी अब आपके पास कितने रह गए जी? 6। तो 2 3 4 5 6, ये आयरन है। अब जब आप आयरन को Fe फॉर्म में लेते हैं, Fe, अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन गिन लो। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये 4 है। अब आप एक और काम करो, आयरन या तो Fe2+ में एग्जिस्ट करता है या ये Fe3+ में एग्जिस्ट करता है। जरा गौर से देखना, मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं इसको Fe2+ में लाऊं, फिर
Fe2+ का मतलब है यू हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, और मैंने कहा था ना कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो आपने 4s से ये रिमूव कर दिए। अब अगेन यू हैव ओनली 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है, ये मैं आपके लिए लिखना चाह रहा हूं, वो तकरीबन 4.86 के करीब होगी। ये बोहर मैग्नेट्रॉन। अच्छा, ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब आ जाओ Fe3+। Fe3+ का मतलब है आपको एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, तो वो ये आप करेंगे। नाउ यू हैव 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक और ज्यादा बढ़ गया। जब आपके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आप मैग्नेटिक मूवमेंट और बढ़ गई। और मैंने वैल्यू आपको बताई कि अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे देन यू हैव 5.96 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये Fe3+, इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एक आपके पास FeCl2 है, आपके पास FeCl3 है, बताओ इन दोनों में से किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी, किसकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी? तो हम कहेंगे इसकी वजह यह है कि इसमें आपके पास 3+ है, और जब 3+ होगा देन इट हैव द 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2+ है, जब 2+ होगा देन यू हैव द 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैंगनीज। मैंगनीज हैव 25 एटॉमिक नंबर, इट हैज 25 इलेक्ट्रॉन। अब 25 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो यहां अकोमोडेट हो गए, बाकी आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पे आ गए। नाउ यू हैव द 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। मैं एक बात करता हूं, मैं मैंगनीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं जरा तेजी से। मैं मैंगनीज को 2+ में देता हूं। 2+ में कैसे? ये तो मैंगनीज का एटॉमिक स्टेट है। 2+ का मतलब यू हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन। जब रिमूव करेंगे तो आप इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ये निकल गए। नाउ यू हैव 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वेरी मच दैट ऑफ Fe3+। इसका मतलब हुआ Fe3+ और ये Mn2+, Mn2+ और Fe3+ दोनों में 5-5 इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों का मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा है। और इसमें भी राफली 5, मैं राफली बोल रहा हूं 5। अब आ जाओ कॉपर। स्टूडेंट, कॉपर को आपने 3 मुख्तलिफ शक्लों में देखो। कॉपर को Cu में देखो, कॉपर को Cu1+ में देखो, कॉपर के Cu2+ में देखो। Cu1+ का मतलब है CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड। दोनों में से कौन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता, कौन नहीं करता? अब इसमें आप देख लो, आपके पास कॉपर 29 है, और कल जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसने अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की थी, जिसमें इन सब के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। D10 था, ये D10 था, और इसमें 1 था। ये डिस्कशन हो चुकी है पहले। अब ये तो हो गया कॉपर। इसका मतलब है व्हेन द कॉपर इज इन एटॉमिक स्टेट, D में कोई D10 है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है इट विल नेवर शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाँ, +1 में आ जाओ, जब Cu+1 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करो। चलो, इसमें तो फिर भी एक ना एक तो अनपेड था, ना होने के बराबर को थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो शो कर रहा था, पैरामैग्नेटिक। +1 में तो आके तो अब आपके पास सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये डायामैग्नेटिक शो करेगा, ये पैरामैग्नेटिक शो नहीं करेगा। Cu2+ का मतलब क्या है? एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। अब आपके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 1 अनपेड का मतलब है ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? Cu ये कॉपर 1, क्लोरीन 1, कॉपर 1, ये 1+ है, ये 1- है, ये 2 कॉपर का है, ये क्लोरीन का -1 है। इसमें कॉपर +1, इसमें कॉपर +2, ये क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक। तो क्यूप्रिक ड्यू टू हैविंग 1 शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, एंड क्यूप्रस ड्यू टू हैविंग नो ऑल आर द पेड इलेक्ट्रॉन शो द डायमैग्नेट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द जिंक। जिंक आमतौर पर कहा जाता है कि जिंक या Zn2+। अब ये खुद करना, Zn एटॉमिक नंबर 30, 18 इलेक्ट्रॉन यहां पे, बाकी आपके पास 12 का मतलब 2 यहां पे आ गए, बाकी रह गए 10, और वो 10 यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डी कंप्लीट है एटॉमिक स्टेट पे। चलो Zn2+ पे, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो यहां से जाएंगे। अगेन इट हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट विल शो द डायामैग्नेटिक बिहेवियर।
मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैं इतनी बातें आपको समझा चुका हूं, अब आपको ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसका आपकी ग्रिप होनी चाहिए। स्टूडेंट, अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपने पढ़ा है ना कि ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी ट्रांजिशन मेटल्स, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को ना OS से लिखता जाऊंगा, OS, जहां OS लिखूंगा आप मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, OS, वेरिएबल मीन नॉट फिक्स्ड। मसलन मैं एक एग्जांपल आपको, मैं आयरन की बात करता हूं। आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन +2 में भी है जिसे हम फेरस कहते हैं, ये +3 में भी है जिसे हम फेरिक कहते हैं। सिमिलरली अगर हम मैंगनीज की बात करें, Mn, मैंगनीज आपके पास Mn 1+ में है, 2+, 3+, अप टू 7+। ये जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन आया, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों रखते हैं? वेरी सिंपल रीजन। सिंपल रीजन क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना, वो जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जब बॉन्डिंग करते हैं, तो उसमें N+1 d ऑर्बिटल, इसके साथ साथ NS ऑर्बिटल्स, यानी ये तमाम जो है दे इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, N-1 d ऑर्बिटल और NS ऑर्बिटल्स, ऑल दीज आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब है इनके बहुत सारे ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। साजर, जब उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, उसी लिहाज से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती जाती है, चेंज होती जाती है। मैं एक नुक्ता आपको बताना चाहता हूं, और वो क्या, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज 3D, 4D, 5D, 6D, ये डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज है। हम ना 3D को ज्यादा फोकस करते हैं। किसी भी ट्रांजिशन सीरीज, उसका जो फर्स्ट मेंबर है, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज, आप 3D की बात कर लो, 3D सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है ना स्टूडेंट, फर्स्ट मेंबर वो आपके पास है स्कैंडियम, इट बिलोंग्स टू 3rd B। और जो लास्ट मेंबर है इसमें 3D में वो जिंक आता है, दैट बिलोंग टू 2nd B। मेरी बात को जरा गौर से सुनना, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर, अगर 3D सीरीज की बात करें तो उसमें फर्स्ट मेंबर स्कैंडियम है, लास्ट मेंबर जिंक है। तो ये जो दोनों मेंबर्स हैं, दे हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ट्रांजिशन स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो मर्जी कंपाउंड इसका होगा, इसकी हमेशा +3 होगी। जिंक की जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये हमेशा +2 होगी। +2 के अलावा इनकी कोई फिक्स्ड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट और लास्ट मेंबर दे हैव नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, व्हाइल द रेस्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज, बाकी जो मेंबर्स हैं, बाकी जितने भी हैं डेफिनेटली वो बाकी जितने भी हैं वो आपके शुरू हो जाते हैं यहां पे ये 3rd B, 4th B से लेकर और लास्ट पे यहां पे 1st B आता है, वहां तक सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। अच्छा, एक और बात, रीजन क्या है, वजह क्या है, मजीद में आता हूं, वजह क्या है? वजह बहुत सिंपल है, और वजह यह है स्टूडेंट कि ये जो N-1 D है, मैं अगर 3D की बात करूं, 3D में आपके पास ना 3D आता है, 4S आता है। अब ये जो दोनों हैं, दोनों जो शेल हैं, इनमें मौजूद ऑर्बिटल, उनका एनर्जी डिफरेंस कोई एप्रिशिएबल नहीं है। ये तकरीबन इन शेल्स में मौजूद जो ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव नियरली सेम एनर्जी लेवल, यानी all these orbitals have nearly same energy। तकरीबन इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन की वेरिएशन वो इजीली हो जाती है। एक और पॉइंट वो बताए बगैर मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, और वो है 3D सीरीज के बारे में। मेरा वो पॉइंट 3D सीरीज के बारे में है, और अक्सर वो MCQ पूछा जा सकता है। और वो पॉइंट क्या है?
3D सीरीज, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज 10 एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, शक्ति, वीकर, मेनू, फीकोनी 10 एलिमेंट्स, वो +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। दे आर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेरी बात क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी वो है +2। एक इंतहाई मादरत के साथ, मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक इंतहाई मादरत के साथ, और वो क्या, वो है स्कैंडियम, द फर्स्ट मेंबर ऑफ 3D सीरीज। ये +2 की बजाय इट शोज द +3। बाकी सारे के सारे जो है दे शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ना ये जो बातें मैंने की ना, इनको मैं दोबारा बताऊंगा, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ एक कॉम्प्रीहेंसिव टेबल जो है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। टेबल को जरा देखिएगा, मैं चाहता हूं वो टेबल आपके जहन में नक्श हो जाए। देखिए जरा स्टूडेंट, इसमें देखोगे तो मेरे पास जो है स्कैंडियम, शक्ति, वीकर, मेनू, फीकोनी, कजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की है। मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है और आगे फिर मैंने इनको ऑर्बिटल्स में भी सेपरेट किया हुआ है समझाने के लिए। अगर आप स्कैंडियम को देखो ना, स्कैंडियम के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो स्कैंडियम पे आएगा Sc2+, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। और अगर आप 3D वाला भी इलेक्ट्रॉन निकालो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। अब ना कहा जाता है कि जब ये S वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, उसकी निस्बत, जब वो S वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब इसकी आगे S+2, उसकी निस्बत ये जब D वाला भी इलेक्ट्रॉन निकालता है, यानी जब +3 में आता है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यानी स्कैंडियम की +2 की बजाय +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। और यही वजह है आपको स्कैंडियम के जितने भी कंपाउंड मिलेंगे उसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आपके पास टाइटेनियम है। टाइटेनियम मैं लास्ट लेक्चर में भी कह रहा था, कल भी, इससे पहले भी मैंने आपसे कहा कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो पहले आपने 4s से निकालना। ये मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं, पहले आपने 4s से निकाल। मैं आपको कहता हूं टाइटेनियम +2 में कब एग्जिस्ट करेगी, आप कहेंगे जी 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास Ti2+ बनेगा। और अगर 3D के भी दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अब ये +4 बन जाएगा। लेकिन अगर 3D से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, इसका मतलब है जो टाइटेनियम है ये +2 तब शो करेगा जब S के 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और जब D का एक और इलेक्ट्रॉन निकालो फिर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर D का बाकी भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेनेडियम के बारे में बात हो चुकी है। वेनेडियम जो है वो ये +1 +2 +1 कब शो करेगा, +1 जब आप 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। +2 कब शो करेगा, जब आप 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकालोगे। +3 +4 +5। सिमिलरली क्रोमियम +1 से +6 तक तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन क्रोमियम की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना क्रोमियम की, वो +2 है, +3 है, +6 है। मैंगनीज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंगनीज +1 +2 +3 अप टू +7 तक ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, आप एक बात नोट कर रहे हैं, जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करते हैं अक्रॉस द 3D सीरीज, तो मिड तक नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ रही हैं। स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 3, वेनेडियम में 5, क्रोमियम में 6, मैंगनीज में 7, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है। अच्छा, उसके बाद आयरन वो कम होगी, कोबाल्ट मजीद कम होगी, निकल 4 रहेगी, कॉपर में एक्चुअली तो +1 +2 ही होती है, लेकिन +3 भी आप कह सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज जिंक। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि इस सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है स्कैंडियम, लास्ट मेंबर जिंक, ये सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। और यही वजह है कि हम इनको टिपिकल नहीं कहते, हम इन्हें कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं।
अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास 3D सीरीज है। मैं तो पीछे ही पड़ गया ना 3D सीरीज के। जब तक आपको याद नहीं होगा मैं ये अमल जारी रखूंगा। सख्ती भी कर मैनू फी कोनी कजन, मैं बार बार बोलूंगा। मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने कहा ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जो बाकी सारे हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती हैं और उसके बाद ये कम होती जाती है। कॉपर के बारे में हमने कहा कि कॉपर जो है ये +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है और किसी हद तक +3 भी शो करता है, लेकिन ज्यादातर +1 और +2। मेरे एक और भी सवाल है, मेरा एक सवाल है कि आप सभी कभी पूछा जाता है कि बताएं आयरन 2 फॉर्म में है, आयरन Fe2+ है, आयरन Fe3+ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं कि आयरन जो है इन दोनों में से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मैंगनीज के बारे में बताएं, मैंगनीज की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। तो आप एक काम तो करो, आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। अब याद रखना, ये जो D0 है, ये जो D5 है और ये जो D10 है, ये तीन मैं कह रहा हूं। D0 there is no electron in d orbital, D5 there are half filled d orbital, half filled सिमेट्री है, और D10 कंप्लीटली फिल्ड, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड, मैक्सिमम सिमेट्री है। जितनी सिमेट्री ज्यादा होती है उतनी इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब आप इनकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखना किसके डी में 5 है, किसके डी में 10 है। तो जब 5 होगा, जब 10 होगा तो हम कहेंगे कि दैट इज हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो Fe3+ है ना, Fe3+, इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और Mn2+ में, Mn2+ मैंगनीज इसकी, इसमें डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में इतनी ज्यादा वेरिएशन है, इतनी ज्यादा वेरिएशन है कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि हम कौन सी बात याद करें, हम तो थक गए वेरिएशन पढ़ पढ़ के। अब मैंने यहां पे बात क्या की है, मैंने D5 D10 की बात की है, मैंने सिमेट्री की बात की है, और सिमेट्री को मैंने स्टेबिलिटी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखो Cu1+, Cu2+। अब देखना Cu1+ में डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, और Cu+2 में डी में 9 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो आप कहेंगे जी सर इसमें पूछने वाली कौन है। अभी तो आपने बताया कि D10 वाला हाईली स्टेबल होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं बहुत ज्यादा वेरिएशन है, क्या करे बंदा, क्या क्या मैं आपको कुदरत का निजाम ही बड़ा निराला है। यहां तो एक से दूसरे बंदे की नेचर नहीं मिलती, ये भी फितरत के पार्टिकल्स है, ये भी फितरत की मुख्तलिफ चीजें हैं, इनकी भी नेचर एक दूसरे से और रीजन अलग अलग आती। बहरहाल मैंने ये, आप ज्यादा डेप्थ पे ना जाए, आप सिर्फ चीजों को सुने। कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। हम कहते हैं कि जितना ऑक्सीडेशन, मैं एक मुद्दा उठाता हूं, क्वेश्चन उठाता हूं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो मेरे पास है PbCl2 एंड आई हैव PbCl4। मैं बहुत तेजी से आंसर करूंगा, जरा सुनना। मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन आयनिक है, कौन कोवलेंट है, वजह और रीजन उसकी क्या है, और उसका लॉजिक क्या है जो हम सब पे अप्लाई करें। देखें, जब आप Pb2+ की बात कर, Cl2 की बात, इसका मतलब ये 2 इसके ऊपर आ गया। इसमें जो लेड है ना Pb, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और इसमें जो Pb है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ है। यानी ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो और हाई। अब अगर आप दोनों का साइज देखोगे ना, दोनों का साइज देखोगे तो इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है।
ये Pb2+ है, ये Pb4+ है। अब एक है फैजन रूल, FAJAN, फैजन रूल। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है कि ये दोनों कैटाइन है ना, 2+, ये 2+, दोनों कैटाइन है ना, और यहां पे क्लोराइड आयन वो एनाइन है। अब कैटाइन एनाइन को पोलराइज करता है। जितनी कैटाइन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, मैं ये मुख्तसर लिखूंगा, जितनी कैटाइन की, कैटाइन कह रहा हूं, ये कैटाइन है 2+, 4+, कैटाइन, और क्लोराइड एंड हियर इज द एनाइन। तो जितनी कैटाइन की चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। अब ये ना मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं। इसका मतलब है हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज टू साइज, चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओवर साइज। स्टूडेंट, इस पे चार्ज +2, इस पे ये 2 लिख रहा हूं, +4, इस पे चार्ज +4, इस पे +2। चूंकि इस पे चार्ज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इसका साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी, यानी ये दोनों फैक्टर बता रहे हैं इसकी चार्ज डेंसिटी इसके मुकाबले में बहुत बहुत ज्यादा। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी कैटाइन की, वो एनाइन को आसानी से उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, और यानी एनाइन को पोलराइज करने की टेंडेंसी, और इस तरह वो कोवलेंट कैरेक्टर इंड्यूस करेगा। इसका मतलब है कि दिस वन इज द कोवलेंट कंपाउंड एंड दिस वन इज द आयनिक। अब सिंपली कह लो, सिंपली मैं क्या कहूंगा, अगर किसी भी कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी या +3 होगी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट कंपाउंड विल बी कोवलेंट, आयनिक। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयनिक है और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कोवलेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयनिक और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कोवलेंट। और ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें फैजन रूल। इसके डिटेल तो बहुत ज्यादा है ना। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा देखना, यानी जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उतना एसिडिक। याद रखना। मैं एक पॉइंट पहले लिखता हूं, एग्जांपल लिखता हूं, फिर मैं 2 बातें आपको बताता हूं। देखो मेरे पास एग्जांपल आ गई, MnO, MN2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7। अच्छा, 2 बातें। पहली बात, आप ना इन सब में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। स्टूडेंट, इसमें मैंगनीज 2+ में मैं +2 लिखता हूं, इसमें मैंगनीज +3 में खुद कैलकुलेट करना, इसमें +4 में है, इसमें +6 में है, और इसमें +7 में है। यानी ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन मैंगनीज की। अब आप अगर नोट करोगे ना कि मैंगनीज 1, 2, 3, 4, 5 मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। मैं पहली बात में क्या करना, मैं कहना यह चाहता हूं कि पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइन करते हैं। अब अगर आप देखो, ऑक्सीजन के साथ मैंगनीज जो ट्रांजिशन मेटल है, ये 5 मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइन कर रहा है। किसके साथ? एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही क्यों? वेरी सिंपल, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इनका साइज बहुत कम है, जिसकी वजह से। अब एक तो ये बात है, अगर मैं अब आपसे कहूं पहला पॉइंट कि बेटा जी इन सब में कोवलेंट नेचर कौन ज्यादा रखता है, आयनिक नेचर कौन, तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो कोवलेंट नेचर रखता है, और जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो आयनिक नेचर रखते हैं। लेकिन मेरा यहां पे मकसद कोवलेंट और आयनिक नेचर नहीं है, मेरा यहां पे मकसद एसिडिक और बेसिक नेचर है। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतनी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, उतनी कोवलेंट नेचर ज्यादा होगी, और जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उतनी बेसिक नेचर ज्यादा होगी, उतनी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये 2 बातें आप ज़हन में बिठाएं। इसका मतलब है ये वाला जो है ना, ये वाला ये आपके पास जो है, ये तकरीबन ये दोनों ही चले लेने, ये है बेसिक। ये जो है ना, दिस वन इज समट एम्फोटेरिक, और ये जो दोनों हैं दीज आर एसिडिक। मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया ना,
आप और भी एग्जांपल ऐसी आए तो उनको अकोमोडेट करें। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है किसी कंपाउंड में? यस है। मैं आपको कंपाउंड देता हूं, मेरे पास है ये आयरन FeCO टेकन 5, ये कंपाउंड है, इसमें आयरन के इसी तरह Ni निकल CO टेकन 4। अब ये मैं दो कंप्लेक्सेस लिख रहा हूं आपके सामने, इन कंप्लेक्सेस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। एक दो और पॉइंट जरा सुनना, मैं कहना क्या चाहूंगा, मैं कहना यह चाहता हूं कि पीरियोडिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या कहा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑफ ओस्मियम एंड रुथेनियम। यानी मैंने कहा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट, वो है ओस्मियम की, ओस्मियम OS एंड रुथेनियम RU। स्टूडेंट ये दोनों जो है ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक है, +8 तक। एक और भी बात आपने करनी है, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपने ना कॉइनिच मेटल्स, स्टूडेंट मेरा ये आपको ना कॉइनिच मेटल, हम इन्हें ना फर्स्ट B ग्रुप कहते हैं। इसमें मेरे पास कॉपर है, मेरे पास सिल्वर है और मेरे पास गोल्ड है। ये टारगेट मैं आपको देता हूं, आपने काम क्या करना है, आपने इन तीनों की एटॉमिक स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना है। नंबर 2, आपने इनकी जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उनमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको देखना है। आपने ये देखना है कि इनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। यानी कॉपर को देखोगे ना, तो कॉपर को Cu+1 में भी आपको आना चाहिए, Cu2+ में भी आए, सिल्वर Ag+1 में भी आए, और सिल्वर जो है ये Ag2+ में भी इसकी +2 मिले, गोल्ड Au+1 में भी आए और Au3+ में भी। ये आपसे, अब ये काम तो आप करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कलर ऑफ कंप्लेक्सेस। कलर ऑफ कंप्लेक्सेस, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी, दे फॉर्म द कंप्लेक्स कंपाउंड्स, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव द कलर। हम कहते हैं ना, नॉर्मल एलिमेंट कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट दे मोस्टली फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड। एक बात तो सुनो, पहले एक बात से कहो, व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ कॉम्प्लेक्स। एक आपके पास कंप्लेक्स कंपाउंड है जो ट्रांजिशन मेटल से बना है, उसके ऊपर व्हाइट लाइट फॉल करती है। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटी। पहली बात, उस कंप्लेक्स ने सारी व्हाइट लाइट अब्सॉर्ब कर ली, यानी अब्सॉर्ब्स होल लाइट, व्हाइट लाइट। अगर वो कंप्लेक्स सारी की सारी व्हाइट लाइट अब्सॉर्ब कर ले, दैट लुक्स डार्क, ब्लैक, वो ब्लैक दिखता है, ब्लैक दिखता है। दूसरी बात, अगर वो व्हाइट लाइट का एक भी कंपोनेंट अब्सॉर्ब ना करे, सारी रिफ्लेक्ट करे, सारी ट्रांसमिट करे, वापस भेज दे, यानी अगर वो ट्रांसमिट, मैं यह लफ्ज यूज करूंगा ट्रांसमिट, या दूसरा लफ्ज मैंने बोला रिफ्लेक्ट, तो होल व्हाइट लाइट, सारी व्हाइट लाइट वो वापस भेज देता है। अब मैं कहूंगा, अब वो कैसा दिखेगा? दैट लुक्स व्हाइट। मैं व्हाइट को कलर ही नहीं कहता, मैं कहता हूं दैट लुक्स कलरलेस। अब अगला पॉइंट, दो में बातें करता हूं, स्टूडेंट मिक्स कर जाते हैं, खुदारा मिक्स ना कीजिएगा। अगर वो व्हाइट लाइट के कुछ कंपोनेंट्स अब्सॉर्ब करे और कुछ रिफ्लेक्ट करे, लेकिन वो जो अब्सॉर्ब या रिफ्लेक्ट करे वो विजिबल रीजन हो, हम ना व्हाइट लाइट के 8 रीजन है, तो वो विजिबल रीजन हो, और वो विबग्योर बना, वायलेट, इंडिगो वगैरह वो वाला। तो अगर वो विजिबल रीजन के कुछ कंपोनेंट्स अब्सॉर्ब करता है, कुछ रेडिएशन कंपोनेंट फोटोन अब्सॉर्ब करता है, और कुछ वो रिफ्लेक्ट करता है, देन दैट लुक्स कलर्ड। अच्छा, ये मेरे पॉइंट को ज़हन में रखना है, मैंने विजिबल रीजन पे ज्यादा फोकस किया। इफ
इफ ट्रांसमिट some part of white, W कहता हूं लाइट, और कौन सा पार्ट, विजिबल रीजन वाला, देन इट लुक्स कलर्ड। ये कलर्ड आ गया। एक तो ये बात आ गई। अब हम देखेंगे ना कि वो जो लाइट अब्सॉर्ब हुई है, कुछ तो ट्रांसमिट की है ना, कुछ अब्सॉर्ब की है। फर्ज क्या, व्हाइट 7 कलर्स होते हैं ना विजिबल रीजन में, 7, सपोज उसने 7 में से 5 अब्सॉर्ब कर दिए, 2 रिफ्लेक्ट किए, ट्रांसमिट किए। अब वो जो अब्सॉर्ब किए वो कहां पे इस्तेमाल हुए। अब जो कलर बनेगा ना, वो जो ट्रांसमिट बैक हुए, जो रिफ्लेक्ट हुए ना, उनके कॉम्बिनेशन से उस कंपाउंड का कलर बनता है। एक मैं लफ्ज आपको समझाता हूं, जरा समझना। कंप्लीमेंट्री कलर, कंप्लीमेंट्री, एक लफ्ज याद करो, विबग्योर, VIBGYOR। वो जो 7 कलर इनविजिबल रीजन, उसको याद करने का टोटका क्या है, विबग्योर। इसमें आई को निकाल दो, आई को निकालो तो फिर बाकी 12 VI नहीं लिखना, VIB होता है ना, VB विब GYOR, विबग्योर। ये आपके पास आई नहीं, इंडिगो को रहने दो। कंप्लीमेंट्री कलर क्या होता है, अगर वायलेट येलो इसका कंप्लीमेंट्री, ग्रीन ऑरेंज इसका कंप्लीमेंट्री, ब्लू ऑरेंज इसका कंप्लीमेंट्री, रेड ग्रीन इसका कंप्लीमेंट्री, यानी ये जो आपस में एक दूसरे के सामने आ रहे हो ना लाइन के ऊपर, वो एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री कलर। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर कोई भी कंप्लेक्स, जब उस पर व्हाइट लाइट पड़ती है, अगर वो ब्लू कलर अब्सॉर्ब करेगा तो वो ऑरेंज दिखता है, उसका कलर ऑरेंज होगा। अगर वो येलो कलर अब्सॉर्ब करेगा तो वो वायलेट दिखता है। और अगर वो एक से ज्यादा कलर को अब्सॉर्ब करता है तो जो ट्रांसमिट करेगा उनके कॉम्बिनेशन से एक पर्टिकुलर कलर बनेगा। इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री। बस मैं एक कंपाउंड लिखता हूं। मेरे पास कंपाउंड है स्टूडेंट, कंपाउंड है CuNH अमोनियम, बल्कि NH3 कर देता, NH3 टेकन 4 और SO4। बाद में बुक्स में ये NH4 भी लिखा हुआ, ये कंपाउंड है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जब इसके ऊपर व्हाइट लाइट थ्रो करेंगे ना, तो इट विल अब्सॉर्ब, ये अब्सॉर्ब, मैं एरो का मतलब ये अब्सॉर्ब करेगा, ये येलो और ग्रीन को अब्सॉर्ब करेगा और ये वायलेट को ट्रांसमिट करेगा, वायलेट को, और इट लुक्स वायलेट, ये वायलेट दिखता है। मैं एक और एग्जांपल आपको, बहुत खूबसूरत एग्जांपल, और वो अक्सर हम पढ़ते भी हैं, और वो है टाइटेनियम टाइटेनियम हेक्सा एक्वा। ये हेक्सा एक्वा और ये 3+ है टाइटेनियम। पहले तो हम मुद्दा उठा रहे हैं ना, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा। अगर आप, ये एक कॉम्प्लेक्स आइन है, अगर आप इसको रख छोड़ोगे तो इट विल अब्सॉर्ब ब्लू एंड रेड, इट विल अब्सॉर्ब येलो, सॉरी इट विल अब्सॉर्ब येलो, ये येलो अब्सॉर्ब करेगा, इट विल अब्सॉर्ब येलो एंड इट विल ट्रांसमिट ब्लू एंड रेड। अब ये दोनों मिलके इट गिव्स द वायलेट कलर, यानी इसका मतलब है ये भी वायलेट दिखता है। ये थोड़ी सी बातें अपने ज़हन में बिठानी। ऐसा होता क्यों है? मैं एक और भी मुद्दा उठा दूं, मैं और हम इसके रीजन की तरफ आना चाहते हैं। क्यों इसने अब्सॉर्ब किया, क्या जरूरत थी अब्सॉर्ब करने? जरा नुक्ता, आज के लेक्चर का सबसे अहम तरीन नुक्ता आ गया, एंड है, इख्तिताम है, लेकिन अहम तरीन पॉइंट की तरफ मैं आता हूं। स्टूडेंट, ये मेरे पास ना डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स मैं लिख देता हूं नाम इनके, dxy, dyz, dzx, dx² minus y² and dz²। These are 5 d orbitals। इन सब की एनर्जी सेम है, दे आर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, एनर्जी सेम है इन पांचों की। अब होता भला क्या है, जब कोई कंप्लेक्स का, जब कोई ट्रांजिशन मेटल, ये Ti ट्रांजिशन मेटल है, ये वाटर 6 है, इसे कहते हैं लाइगेंड, ये ट्रांजिशन मेटल है, ये लाइगेंड है। जब कोई लाइगेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करता है, तो ये जो ट्रांजिशन मेटल है ना, इनके जो डी ऑर्बिटल हैं, ये स्प्लिट कर जाएंगे, स्प्लिट डी ऑर्बिटल से। कब? जब कोई लाइगेंड इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करता है,
तो कौन सी चीज स्प्लिट होती है? ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या है? ये 5 है ना, 5 में से 2 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे रह जाएंगे। फिलहाल आप बुक की तक रहो, 2 ऊपर गए 3 नीचे, ये वेरिएशन भी आ सकती है। फिलहाल आप ना अपनी बुक्स एफएससी लेवल तक ही रहो ना। ये 2 ऊपर चले गए, 2 ऊपर गए, ये 3 नीचे आ गए। ये जो नीचे आए ये डी एक्स वाई है, डी वाई जी है, डी जेड एक्स है, और ये जो ऊपर गए ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये डी जी स्क्वायर। यानी ये पहले वाला तीनों नीचे आ गई ऊपर, इनका नीचे जाना, इसका ऊपर जाना, इसे कहते हैं डी डी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, ये डी डी स्प्लिटिंग कब होती है? जब कोई लाइगेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करता है, अप्रोच कर उसकी तरफ बढ़ता है, ये डी डी ट्रांजिशन होगी। ये जो नीचे वाले 2 है ना, 3 है ना, इन्हें केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं T2G और इन्हें कहते हैं EG। ये लो एनर्जी पे है, ये इनकी एनर्जी कम है, और इनकी एनर्जी क्या ज्यादा, ये हाई एनर्जी पे है। अब इनके दरमियान एनर्जी का एक गैप होता है जिसे हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतनी तो गुफ्तगू मेरी पे आ गई। अब अगला क्वेश्चन मैं इसकी बात करता हूं। 6 वाटर मॉलिक्यूल टाइटेनियम की तरफ अप्रोच करते हैं। अब इसमें टाइटेनियम 3+ में है, 3। अब टाइटेनियम उसका एटॉमिक स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, और उसके बाद उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 s में से 1 d में से। तो आप उसके बाद जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी ना, तो उसको देखिएगा, उसके d में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये 1 इलेक्ट्रॉन। ये किसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक, ये है Ti3+ की। अब टाइटेनियम का ये आयन है। अब इसकी तरफ 6 वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने से पहले ये क्या करेगा, ये अपने इन 5 डी ऑर्बिटल को सेपरेट करेगा, यानी डी डी सेपरेटिंग होगी, जिसकी वजह से ये ऊपर चले जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे रह जाएगा, ये यहां पे लो एनर्जी ऑर्बिटल T2G में रह जाएगा। अब सवाल ये पैदा हुआ, इनके दरमियान एनर्जी का गैप डेल्टा ई। अब ये डेल्टा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। क्या टाइटेनियम 3+ उसमें एनर्जी का गैप डेल्टा ई, सपोज ये एनर्जी का गैप मैं फर्ज कर रहा हूं ये 300 जॉउल है, फर्ज कर रहा हूं 300। क्या Ti+4 में भी ये 300 होगा? आंसर है नहीं, वो चेंज हो जाएगा। क्या कॉपर +2 में भी ये 300 होगा? नहीं, वो उससे भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है डिफरेंट, ये नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट आयंस के लिए ये जो ये जो T2G EG, इन ऑर्बिटल में जो एनर्जी गैप है, जिसमें डेल्टा ई कह रहा हूं, डिफरेंट आयन के लिए डेल्टा ई की वैल्यू डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। अब हुआ क्या, अब होता यह है कि ये वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, इसके साथ बॉन्ड बनाया, कॉम्प्लेक्स बन गया आपके पास। अब इसके ऊपर व्हाइट लाइट थ्रो करती है, सफेद रोशनी। जब व्हाइट लाइट आएगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट का कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब करेगा और वो नीचे से ऊपर चला जाएगा। और बाकी फर्ज करता हूं इसको यहां से यहां जाने के लिए, फर्ज कर रहा हूं इसको 200 जॉउल एनर्जी चाहिए। अब वो जो व्हाइट लाइट आ रही है उसमें तो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। एक उसमें कंपोनेंट है जिसमें येलो है सपोज, और वो इसको 200 दे देगा। इसका मतलब है ये येलो को अब्सॉर्ब करेगा और येलो को अब्सॉर्ब करके ये ऊपर चला जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाना, ये नीचे से ऊपर जाएगा, यहां से यहां। कैसे, कब? जब ये व्हाइट लाइट में से किसी एक कलर को, कंपोनेंट को अब्सॉर्ब करेगा। किसको कलर करेगा? जिस कलर की एनर्जी डेल्टा ई के बराबर है। जब ये ऊपर चला जाएगा, केमिस्ट्री इसको कहती है डी डी ट्रांजिशन। तो एक कलर अब्सॉर्ब हो गया, बाकी व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, और जो ट्रांसमिट होगी वो मिलकर इस कॉम्प्लेक्स का एक पर्टिकुलर कलर बनाएगी। डी डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां मुंतकिल होना बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। डी ये नीचे वाला, डी ये ऊपर वाले, ट्रांजिशन मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं यहां जिंक को लेता हूं, इसको नहीं। अब मैं जिंक की बात करता हूं, Z। जिंक मेरे पास +2 में है। जिंक जब +2 में आता है, 2 यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2।
तो जिंक जब +2 में आता है तो इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं अब जिंक से कोई कंपाउंड आता है, लाइगेंड सपोज कोई लाइगेंड आता है, कोई एनाइन आता है बॉन्ड बनाने के लिए, ये स्प्लिटिंग शो करेगा, डीडी स्प्लिटिंग। 3 नीचे आ गए, 3 ऊपर, ये 3 नीचे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 और 2 ऊपर आ गए, ये डीडी स्प्लिटिंग होगी इन केस ऑफ Zn2+। अब ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सपोज बन गया। अब इसके ऊपर व्हाइट लाइट दिखेगी, व्हाइट लाइट इसके ऊपर आएगी, फॉल करेगी, वही व्हाइट लाइट मुकम्मल तौर पर ट्रांसमिट बैक हो जाएगी, ट्रांसमिट रिफ्लेक्ट हो व्हाइट। अच्छा जी, इसने व्हाइट लाइट का कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब क्यों नहीं किया? आंसर कहते हैं वेरी सिंपल, इसलिए अब्सॉर्ब नहीं किया कि नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए तो जाए कहां, जगह ही नहीं हुई। डीडी ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल ही नहीं है। डीडी ट्रांजिशन कब पॉसिबल नहीं होगी? डीडी ट्रांजिशन तब पॉसिबल नहीं होगी अगर डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो। डीडी ट्रांजिशन तब पॉसिबल नहीं होगी अगर डी कंप्लीटली फिल्ड हो, यानी अगर डी नॉट है, डी 10 है, देन डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल एंड द कंपाउंड लुक्स कलरलेस। इसका मतलब ऑल कंपाउंड ऑफ जिंक आर कलरलेस। अब कॉपर की बात कर लो। कॉपर जब Cu1+ में होता है, कॉपर जब Cu2+ में होता है, जब 1+ में होता है तो D10 होता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ जिंक आयन। और जब ये इसमें आता है तो ये 9 में होता है। जब कॉपर 9 में आएगा तो इसका मैं कॉपर की बात कर रहा हूं, Cu+2, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, इसमें यहां एक कम हो गया। अब ऊपर स्पेस क्रिएट हो गई, वैकेंसी निकल आई। अब जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर, यानी डीडी ट्रांजिशन होगी, तो लाइट का कुछ हिस्सा ये अब्सॉर्ब कर लेगा, बाकी रिफ्लेक्ट बैक करेगा, और जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा वो मिलके इसका कलर देगा, और इसका कलर जो होता है ना वो ब्लू होता है, ब्लू। अच्छा, मैं पहले भी कह रहा था ना कि देयर आर अ लॉट ऑफ क्या कहता हूं मैं, बहुत सारी एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में। यहां फिर एक एक्सेप्शन आ गई। मैं कहता हूं कि ये कॉपर का +2 फॉर्म में जब ये होता है तो ये ब्लू कलर देता है। वो कहते हैं कि हमें एक चीज तो बताइएगा, आपके पास एक कंपाउंड है CuCN टेकन 4, ये आपके पास ये 4- आ गया, ये आपके पास चलें 2-। अब वो कहता बताएं कि इसका कलर क्या होगा। हाँ, इसमें कॉपर 2+ में है, तो मैं तो कहूंगा अगर 2+ में होगा तो ये ब्लू होगा। वो कहते नो, दिस कंपाउंड इज कलरलेस। अब ये क्या प्रॉब्लम आ गया, अब ये क्यों कलरलेस है? वेरी सिंपल, मैंने एक नुक्ता यहां पे उठाया था, आपने बात नहीं समझी थी। मैंने कहा था ये ट्रांजिशन कंप्लेक्स कंपाउंड तब ये कलर्ड नजर आते हैं अगर व्हाइट लाइट का विजिबल पार्ट उसको अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करे। जब आप इसको लेते हैं ना, इसमें भी डीडी ट्रांजिशन होती है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाते हैं, लेकिन यहां मसला क्या आता है? मसला यहां पे यह आता है कि यहां पे जो लाइट अब्सॉर्ब होती है वो यूवी रीजन में होती है, और यूवी में जब आएगा तो फिर आपको ये कलरलेस नजर आएगा, कलर कंपाउंड नजर नहीं आएगा। ये कुछ बातें आपने ज़हन में बिठानी। मैं ना आपके साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूं, वेरी यूजफुल टेबल। अगर आप इस टेबल को देखोगे ना तो एक साइड पे मैंने ना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखे, और दूसरी साइड पे उनके जो आयन्स हैं उनके। आप इस टेबल को अच्छी तरह आप इसकी पिक भी ले सकते हैं। मैं इसको अब बोलूंगा तो वो टाइम लगेगा, बहरहाल आप इसकी पिक लेके आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दैट वाज अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे खुश हो, अल्लाह ताला हम सब से खुश हो, अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। इल्म फैलाने के इस अमल में आप मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला आपका आमीन नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।